तो सुमन की शादी हो गई एक ऐसे लड़के के साथ में जिसे देखकर सुमन की माँ बहुत रोई। उसको ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी बेटी को कुएं में फेंक दिया हो, क्योंकि लड़के के घर की हालत जितनी सोची थी उससे बहुत बुरी थी। घर का खूब किराया जाता था, 2 कोठियाँ बनी हुई थी, एक सोने के लिए कमरा, नाली की बदबू आती थी गंदी। 2 महीने तक तो सुमन वहाँ जाकर आराम से रही, क्योंकि वहाँ पर काम करने के लिए एक बूढ़ी औरत लगा रखी थी उसने। तो वो औरत सारे काम कर लेती थी, इसको कुछ भी नहीं करना पड़ता था। लेकिन गर्मियों का सीज़न आया और हैज़ा भी आया। हैज़े में वो बूढ़ी औरत मर गई। अब घर का काम कौन करे? काम करने के लिए दूसरी औरत रखनी पड़ेगी, और दूसरी औरत पड़ रही थी बहुत महंगी। अब सुमन के पति का नाम था गजाधर। ये बेचारा कहे भी क्या सुमन से कि काम कर, खाना बना घर का। नहीं नहीं दुल्हन है, ऐसा बोलना बुरा लगता है। 2 दिन तक तो वो मार्केट से कुछ खाना ले आया, लेकिन वो महंगा पड़ रहा था। फिर पूरी कोशिश करता कि अपनी खूबसूरत बीवी को खुश रखने की। तो ये क्या करता, आधी रात को उठ करके, तीसरे दिन इसने आधी रात को उठ करके सारे बर्तन धो दिए और दूसरे काम भी कर दिए, पानी भर लाया। जब अगले दिन सुबह सुमन जागी तो ये सब देख करके दंग रह गई। उसे खुद पर बड़ी शर्म आई, और उसी शाम से सुमन ने घर के सारे काम खुद संभाल लिए। अब थोड़े दिनों में इसको माहौल की आदत भी पड़ गई। ज़िंदगी धीरे धीरे सुख से भरने लगी। गजाधर वाकई एक अच्छा लड़का था। अपने दोस्तों में सुमन की तारीफ़ करता था, उसके खाने की तारीफ़ करता था, उसके काम की तारीफ़ करता था। और उसने ऐसी सुंदरता को देखते हुए अपने अगले महीने की पूरी सैलरी ला करके सुमन के हाथों में रख दी। अब खूबसूरत होना और खर्चे संभालना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। हम सबको पता है कि सुमन कैसे बड़ी हुई थी। इसको खर्चों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो महीने के 20 दिनों के अंदर ही इसने सारे पैसे उड़ा दिए। पता नहीं क्या क्या ले आई, घी ले आई, ये ले आई, वो ले आई घर के लिए, क्योंकि इसके पप्पा ने इसको ऐसे ही बड़ा किया था। जो चाहती थी वो हाजिर हो जाता था। गजाधर सोचने लगा कि भैया अब 10 दिन बचे हुए हैं, महीने भर करे क्या और कैसे कटेगा महीना। तो अभी तक तो इसने गजाधर का पॉजिटिव साइड देखा था, डार्क साइड नहीं। उसे बड़ी तकलीफ होती दाल में जब वो घी देखता था, तो उसे बड़ा गुस्सा आता ये देख कर कि कितना खाना वेस्ट हो रहा है। हर चीज़ पर नज़र रखता था वो। लेकिन अपनी बीवी की खूबसूरती देख करके वो पिघल जाता था। लेकिन अब जब किसी ने भी मार्केट में पैसे उधार नहीं दिए तो घर आकर के इसने पहला ताना मारा बीवी को, पैसे तो सारे तुमने खर्च कर दिए, बताओ कहाँ से आवेंगे। सुमन सोचने लगी, सोच करके फिर जवाब दिया कि मैंने कोई पैसे उड़ाए थोड़ी हैं जी, घर के सामान में ही खर्च हुए हैं। वो तो मुझे मालूम है, लेकिन अब घर कैसे चलेगा? इतने सामान की आदत नहीं है ना मुझे, तो उतने रुपए की बरकत भी नहीं होनी थी। सुमन ने जवाब दे दिया कि तुम कम कमाते हो, तो अब क्या, डाका डालने चला जाऊं? और इन्हीं बातों ही बातों में पहली बार इनका झगड़ा हो गया। अब दोस्तों चारों तरफ सुमन की खूबसूरती की बातें फैल गई कि गजाधर कोई खूबसूरत लड़की ब्याह के लेके आया है। तो औरतें आ गई देखने के लिए सुमन को। सुमन को बड़ा अजीब सा लगा। वो नीच नज़र से देखने लगी, कैसे देखने आई हैं। वो ठीक से मिली भी नहीं पहली पहली बार तो इन औरतों से। और इन औरतों के बीच में वो खुद को रानी की तरह देखती, स्टाइल मारती थी, ज़्यादा ही स्टाइल मारती थी। अब महंगी महंगी चीज़ें खरीदने की इसको बड़ी नॉलेज थी। तो आसपास की औरतें इसी से सलाह लेने चले जाती। टाइम के साथ ऐसा हो गया कि हर चीज़ की औरतें सलाह लेने आने लगी इससे कि ये साड़ी लूँ कि नहीं लूँ। तब सुमन को लगता था कि कैसे आदमी से शादी हो गई मेरी। यहाँ मेरे आसपास की औरतें, ऐसी औरतें साड़ियाँ ले रही हैं और मेरे घर में तो रोटी के भी लाले हैं। मन में इसका दुख बढ़ने लगा और उसका पति इन दिनों कुछ ज़्यादा ही मेहनत करने लगा। 2-2 काम पकड़ लिए थे उसने और रात को देरी से घर लौटता था। लेकिन पैसे की दिक्कतें थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी सारी की सारी कमाई खाने पीने में उड़ जाती। ऊपर से सुमन बोलती मेरी तो किस्मत ही ख़राब है जो मेरी इससे शादी हो गई। वो इधर से रस्सी खींचता तो वो उधर से रस्सी खींचती, तो बात बन नहीं रही थी। और एक बात और गौर से सुनो, यहाँ पर प्रेमचंद जी क्या कहते हैं कि हमारा कैरेक्टर कितना भी अच्छा हो, कितना भी अड़ा रहने वाला हो, लेकिन उस पर संगति और माहौल का असर ज़रूर पड़ता है। सुमन को इसी बात पर बड़ा गुस्सा आता था कि उसकी पड़ोसन इतना सामान क्यों खरीदती हैं, कैसे खरीदते हैं, और मेरे पति में ऐसा क्या नहीं है जो उनके पतियों में है। तो ये आसपास की औरतें थी उसका माहौल, जिनको देख करके इसे लगता था कि मेरा पति तो एकदम बेकार है और ऊपर से लेक्चर्स और देता है। अब एक और चीज़ बता दूं कि इस मोहल्ले में आवारा आशिकों की भी कमी नहीं है। आते जाते जिनकी आंखें हमेशा सुमन को ढूंढती रहती हैं, खिड़की पर, दरवाजे पर। और सुमन भी ऐसे आशिकों को अपनी एक झलक दिखा देती थी, जिससे उसे थोड़ी सी खुशी मिलती थी कि अभी भी बाज़ार में मेरी वैल्यू है,
ये सब चीज़ें उसे गेम सी लगती थी, खेल सी लगती थी। अब सुनना, इस सुमन के घर के ठीक सामने एक भोली नाम की प्रोस्टिट्यूट यानी कि वैश्या का मकान था। वो भोली रोज सज धज कर अपने कोठे के छज्जे पर बैठती थी और गाने गाती थी, जिससे सुमन को बड़ी जलन होती थी, इरिटेशन सी होती थी। उसने सुना था कि इस टाइप की औरतें बहुत बुरी टाइप की होती है और जवान लड़कों को अपने पास फंसाती है, और भले लोग ऐसी औरतों से बिल्कुल बात नहीं करते, लेकिन रात को छुपकर वही भले लोग इनके पास में जाते हैं। ये सब सुन रखा था इसने, तो ये थोड़ी दूरी बना के रखती थी। लेकिन भोली इस सुमन को इशारे करके अपने पास बुलाती थी रोज़, जिसे देखकर सुमन बोलती, अरे हट, मैं इससे बात करूँगी, ये कहाँ मैं कहाँ, मैं गरीब सही लेकिन इज्जत है मेरी, और कोई मुझे नीच नहीं समझता जैसे इसे लोग गालियाँ देते हैं। लेकिन जल्दी ही सुमन को लगने लगा कि ये इतनी भी नीच नहीं है जितना मैं समझती हूँ। पता हुआ क्या था, गर्मी के दिन आ गए थे तो सुमन का मकान में दम घुटने लगा था। तो वो उठी, दरवाजे पर जा कर के बैठ गई, पंखा करने लगी। इसने क्या देखा कि सामने भोली के घर में तैयारियां चल रही थी। भोली तैयारियों में लगी हुई थी, शायद कोई फंक्शन होगा। शामियाना लगाया गया आंगन में, शीशे का सामान मंगवाया गया, कालीन बिछाया गया, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। तो भोली की नज़र पड़ी कि सुमन बैठी हुई है अपने घर के दरवाजे पर। वो आके इसके पास में बोली, आज मेरे घर में मौलूद है, देखना चाहोगी? तो सुमन बोली कि मैं यहीं बैठी बैठी देख लूँगी, थैंक यू। तो भोली ये बात सुनते ही बोलती है, अरे देख तो लोगी लेकिन सुनोगी कैसे? नहीं नहीं, मुझे सुनने की इच्छा नहीं है, सुमन बोली। उसकी ये बात सुनते ही भोली ने मन में सोचा, ये बेचारी गंवार लड़की मेरे बारे में क्या क्या सोच के बैठी है मन के अंदर। तू आज देख ही ले कि मैं क्या चीज़ हूँ। इतना मन में बोल करके भोली वहाँ से चली गई। और रात के वक्त चूल्हे के पास जाने की इस सुमन की कोई इच्छा नहीं थी। इतनी गर्मी के अंदर बदन में पहले ही आग लगी हुई थी और ऊपर से आँच कैसे बर्दाश्त होगी। लेकिन वो उठी, हिम्मत करके चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और खाना बनाया और वापस चली गई मौलूद का तमाशा देखने के लिए। 8 बजते बजते तो पूरा शामियाना चमक गया था। चारों तरफ से लोग आने लगे, कोई बाइसिकल पर, कोई टमटम पे, कोई इस गाड़ी पे, कोई पैदल। 1 घंटे में तो पूरा आंगन भर गया था। मौलाना साहब की सवारी भी आई। इसका मतलब सुमन ने यहाँ पे देखा कि मौलाना जैसे बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए, उनकी सवारी आई है यहाँ पर भोली के घर पर। क्यों? 9 बजे पति गजादर घर पर आया, उसको खाना पीना खिलाया। उसके बाद ये इसका पति भी भोली के घर चला गया और 12 बजे तक सुमन को कोई सुध ही नहीं चल क्या रहा है। गजादर वापस आया 12 बजे के आसपास, वापस आकर बताया कि शहर के बड़े बड़े रईस आए थे उसके घर पर। लेकिन वो तो एक प्रोस्टिट्यूट है, सुमन ने पूछा। अरे तो इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे, मेरे जाने में क्या प्रॉब्लम है? मेरे सेठ जी भी वहाँ पर आए थे जिनके यहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो सुमन बोली कि मैं तो अब तक समझती थी कि ऐसी औरतों को लोग पसंद नहीं करते, उसके घर में जाना पसंद नहीं करते। तो इसका पति बोला, हाँ गिने गिनाए हैं कुछ लोग, लेकिन जब से ये अंग्रेजी एजुकेशन मिलना शुरू हुई है लोगों को, तो इसने सबको अच्छा बना दिया है। ऐसी औरतों की भी रेस्पेक्ट करते हैं लोग और सब बुरा नहीं समझते। भोली बाई की तो बहुत इज्जत है शहर के अंदर। इतना कह करके वो सो गया और इसके बाद में रात भर सुमन को नींद नहीं आई। दूसरे दिन फिर से बाहर जाकर बैठी तो देखा भोली छज्जे पर बैठी थी और ये अपने बरामदे से बाहर निकल करके बोलती है कि रात को आपके यहाँ पर काफ़ी धूम थी। भोली समझ गई कि उसकी जीत हो चुकी है। भोली मुस्कुरा कर बोली, कुछ शेरनी भेज दूँ आपके घर में? हलवाई ने बनाई है, मैंने नहीं बनाई, ब्राह्मण लाया है, खाओगी? तो सुमन हिचकिचा कर बोली, भिजवा देना। तो नज़रिए बदलते हैं भैया, नज़रिए बदलते हैं। जब 4 लोग तुम्हारे सामने एक आदमी की रेस्पेक्ट करते हैं तो आपको भी करनी पड़ती है। सुमन की शादी को लगभग 1.5 साल हो चुका था यहाँ पर रहते रहते, और अभी तक एक बार भी मई के जाने का सुख नहीं मिला था। चिट्ठियों में घर वालों से रो रो कर बोलती थी, किस कुएं में धकेल दिया मुझे, जानवरों की तरह रह रही हूँ यहाँ पर। और पति गजादर के साथ तो रिलेशन बिगड़ता ही जा रहा था, रिश्ता सूखता जा रहा था। अपना घर तो इसे अच्छा ही नहीं लगता था, दिन भर पड़ोसनों के घर पर बैठी रहती थी। और एक दिन पति गजाधर रात को 8 बजे जल्दी घर लौट आया, देखा कि घर का दरवाज़ा बंद, अंधेरा है घर में। सोचने लगा कि इतनी रात को कहाँ चली गई। तो अब ये नौबत आ गई है, पड़ोसियों के घर जा जाकर किवाड़ खोल खोल के देखूं कहीं आपके यहाँ पे तो नहीं है। इसने आज तय कर लिया था कि आज इसको घर आने दो, इसकी खबर लेता हूँ अच्छे से।
उस वक्त सुमन बैठी थी किसके घर पर? कोठे वाली भोली के घर पर। तभी आवाज़ आई गेट के खटखटाने की कि पति आ गया है। भागी भागी गई वापस घर पर। पता ही नहीं चला बातों बातों के अंदर कब रात हो गई, और खाना अभी बनाया नहीं था। तुम इतनी रात को वहां पर बैठ के कर क्या रही थी? कोई शर्म बची है कि नहीं? तो इस पर भोली बोली, मैं खुद नहीं गई थी, उसने कई दफ़ा खुद बुलाया था। तुम कपड़े उतारो, खाना तैयार होने वाला है। मुझे भूख नहीं है। पहले ये बताओ तुम मुझसे पूछे बिना वहां पर गई क्यों? वो सारा दिन घर पे अकेले बैठे बैठे मन नहीं लगता तो मतलब तुम ऐसी ऐसी औरतों के साथ में दोस्ती करोगी? मतलब तुम्हें कोई इज्जत का ख्याल है या नहीं? तो इस पर भोली बोली, क्यों? भूली के घर जाने में क्या बुराई है? तुम्ही ने तो उस दिन कहा था बड़े बड़े लोग आते हैं उसके घर। अरे बड़े बड़े लोग आते हों लेकिन तुम वहां नहीं जाओगी। तुम एक औरत हो, और ऐसी औरतों से मिलना तुम समझती हो कैसी बातें होंगी? तुम्हें पता है क्यों आते हैं वो बड़े बड़े लोग? धोखे में मत आओ। उन लोगों के लिए धर्म के कोई मायने नहीं है। मेरा सेठ कितना भी पैसे वाला हो, मैं अपने घर की दहलीज उसको लांघने नहीं दूंगा। आई समझ में? वो पुरुष ही नहीं है अपने आप में। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं कि आज के बाद वहां पर मत जाना, मतलब मत जाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुमन को पहली बार में ही ये बात समझ में आ गई कि वाकई मुझे धोखा हुआ था, क्योंकि उसके पति ने उसके सामने एक फैक्ट रखा था कि ये बड़े बड़े लोग भी हवस के भूखे होते हैं, इसलिए इसके पास में आते हैं। कि मैं अभी भी भोली से ऊंची हूँ, तो मुझे इससे दूरी बना के रखनी चाहिए। तो सुमन गई गंगा से खुद को पवित्र किया, और उसके बाद में रामायण मंगवा करके कथा की, आत्मा की शांति मिली। और रामनवमी के दिन गई मंदिर। वहाँ पर देखा सहेलियों के साथ में मंदिर खूब सजा हुआ था। लेकिन इसके पति को ये भी पसंद नहीं आया। बोली कि पंडित भी मगरमच्छ होते हैं, पापी होते हैं ये, बड़ी बड़ी बाल, बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा करके। कुल मिला के वो सुमन को अपनी बातों में कन्विंस करना चाहता था कि जैसा मैं सोचता हूँ तुम भी वैसा ही सोचो। हमारे वैवाहिक जिंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कई बार भोली ने इशारे करके सुमन को अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो बहाने बना देती कि जी खराब है, ये है, आज वो है। और कुल मिलाकर के भोली जब उससे मिलने आती तो ये उससे मिलने में कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। अब सुमन को यहाँ पर आए हुए इसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। इसकी रेशमी साड़ियाँ भी फट चुकी थी, और अब जो औरतें उसकी शुरू शुरू में रिस्पेक्ट करती थी वो भी नहीं करती थी। अब वो रानी नहीं रही थी इन सब के बीच की। अब उनका इसकी बातों से इंटरेस्ट भी ख़त्म हो चुका था। उसने भी अड़ोस पड़ोस में जाना बंद कर दिया था, और आसपास की औरतों ने भी आना बंद कर दिया था। ये अपनी कोठरी में पड़ी रहती, ना किससे मिलना मिलाना, बस पड़ी रहती। खाना बना देती रात में, कुछ पढ़ती और कभी सो जाती। अब ऐसे ही ज़्यादा टाइम अगर घर में रहोगे तो हेल्थ तो ख़राब होगी। तो इसके सिर में दर्द रहने लगा, बुखार रहने लगा, थोड़ा काम करते ही जी घबराता है इसका। तो इसके पति गजादर को चिंता होने लगी कि शरीर खराब कर रही है ये तो उसने गुस्सा होकर के कहा कि क्या सारा दिन पड़ी रहती हो, बाहर जाया करो थोड़ा सा। लेकिन धीरे धीरे गजादर बाबू को समझ में आ ही गया कि जो पाबंदियां इन्होंने लगाई थी अपनी बीवी पर, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो अब वो खुद जोर देकर कहता कि जाओ, बाहर जाओ, गंगा स्नान करके आओ। बहुत जोर देने के बाद ये गंगा स्नान करने जाती है अपनी सहेलियों के साथ में। और एक दिन उसने देखा गंगा स्नान करते लौटते वक्त कि एक पार्क था जिसमें बहुत सारे जानवर थे। तो वहाँ जाकर ये बेंच पर बैठ गई। वहाँ पर गार्ड बोला कि ये प्राइवेट पार्क है, इसमें आना जाना अलाउ नहीं है, जाओ यहाँ से। घुसने नहीं दिया। तभी इसने क्या देखा, कार में 2 औरतें आई, उसमें एक भोली भी थी, इसके सामने रहने वाली वैश्या भोली। वो अंदर घुस करके आराम से घूम रही थी, और पार्क का रखवाली करने वाला चौकीदार पीछे पीछे नौकरों की तरह चल रहा था। सुमन पेड़ के पीछे खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही थी और जल रही थी इस भोली से कि मुझे तो भगा दिया, और इन दोनों के पीछे ऐसे घूम रहा है। जब भोली चली गई वहाँ से, तो अंदर जाकर वो गार्ड से बहुत लड़ी, चौकीदार से, कि तुम 2 टके के आदमी 2 पैसों के लिए तुम इन वैश्याओं की जूती उठाते हो। तो वहाँ पर चौकीदार से हाथापाई होने लगी। तभी वहाँ से एक कार गुजर रही थी, कार रुकी, एक आदमी कार में से उतर कर आया और गार्ड से सुमन को छुड़ा कर कहा, दूर हट, आगे दूर हट, हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे की तूने? चौकीदार बोला, सरकार ये आपकी जान पहचान की है क्या? अरे घर की हो या नहीं, तू हाथापाई कैसे कर रहा है? नौकरी से निकलवा दूंगा। कार में एक औरत भी बैठी थी जिसने सुमन को अपने पास बुलाया और पूछा, ये चौकीदार तुमसे लड़ क्यों रहा था? सुमन ने सारी बात बताई कि उसने वैश्याओं को घूमने दिया और मुझे घूमने नहीं दिया। अब बताओ, क्या मैं ऐसी औरतों से भी गई गुजरी हूँ?
बताओ। तो कार में बैठी लेडी ने कहा, सुभद्रा नाम था उसका, कार में बैठो। उसने बैठाया कार में और सुमन को समझाया कि सबसे लड़ती मत रहा करो, ये ऐसे लोग हैं जिनको जहाँ 2 पैसे मिलते हैं उनके लिए काम करते हैं। कभी कभी जवाब ना देना सबसे बड़ा जवाब होता है। सुभद्रा का पति वकील था जिसने अभी इसको बचाया था, वो आगे जा कर के ड्राइवर के पास में बैठ गया। अब ये बड़े पैसे वाले हस्बैंड वाइफ थे, ये बैठा कर लाए और सुमन को घर छोड़ा। घर छोड़ते वक्त जब वो कार से निकली तो ऊपर सामने भोली छज्जे पर घूम रही थी। उसने देखा, क्या बात है, ठाठ है तुम्हारे दो, आंखों ही आंखों में बोल दिया। तो सुमन ने भी आंखों ही आंखों में बोल दिया, देख लो, ढंग से देख लो कि कैसी औरत के साथ में मेरी दोस्ती हुई है। तुम मर भी जाओगी ना, तब भी ऐसी देवी जैसी औरत के पास में बैठने का नसीब नहीं मिलेगा तुमको। इसके बाद गाड़ी चली गई और सुमन को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि वो 4 पहिए वाली गाड़ी में बैठ कर आई। पति ने देख लिया, उसने बोला, कौन थे? तो सुमन ने बताया, वकील साहब और उनकी पत्नी। तो पति ने बोला, हाँ हाँ, उनको आते जाते देखता हूँ मैं, अच्छे आदमी हैं। उसने कपड़े बदले और खाना बनाने लगे। इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में।